बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो जैसे अभी हम सीख रहे थे कि ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं गाइस। ठीक है, ट्रांजेक्शन कंटिन्यूअसली आप देख रहे थे कि ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन देख रहे थे गाइस, बेसिकली ट्रांजेक्शन क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो ट्रांजेक्शन जैसे मैंने आपको समझाया था कि बाइंग एंड सेलिंग या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मॉनिटरिंग वैल्यूज। ठीक है, मॉनिटरिंग वैल्यूज का मतलब क्या होता है, मनी और मनी वर्थ, कैश में डील करना। ठीक है, तो मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शन का इस फर्स्ट इसके अंदर टाइप है। और मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शन के अंदर टू टाइप्स है, एक है कैश ट्रांजेक्शन, सेकेंड है आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो कैश ट्रांजेक्शन जिसमें आपका कैश इन्वॉल्वमेंट होगा, ऑन द स्पॉट मैंने कैश दे दिया, मैंने परचेस किया, मैंने कैश दे दिया, मैंने सेल किया, ऑन द स्पॉट कैश रिसीव कर लिया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है, जिसमें उधार आता है गाइस, मतलब कि मैंने सिर्फ बाय सेल किया लेकिन मैंने उधार पे किया, एक महीने का टाइम देके, 7 दिन का टाइम देके मैं क्या बोलता हूँ आपको पेमेंट करूंगा, देखिए मैंने पेमेंट नहीं किया, सिर्फ मैंने टाइम लिया गाइस। ठीक है, इसी टाइम को मैं क्या बोलूंगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग आएगा गाइस, नॉन मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शन। ये बेसिकली आपका मॉडर्न सॉरी ट्रेडिशनल अप्रोच है, मतलब पहले ये होता था जब मनी इन्वेंट नहीं हुआ था गाइस। ठीक है, और ये जो मनी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये आप इकोनॉमिक में चैप्टर नंबर 2 के अंदर सीखोगे गाइस। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में आपको मनी इन्वेंशन जो है वो पूरा डीप में बताया हुआ है। ठीक है, पहले हम बार्टर सिस्टम करते थे जिसके अंदर हम किसी कम्युनिटीज को, किसी एनिमल्स को, ठीक है, एक्सचेंज करके हम अपने जो अपने को चाहिए, जो अपने को सेटिस्फेक्शन लेवल दे सकता है, जो अपने को नीड है, वो कमोडिटीज हम ले सकते हैं सामने वाले पर्सन से। तो जितना केजी हमने दिया उतना केजी हम ले भी लेंगे, राइट। तो उसमें होता है बार्टर सिस्टम, और बार्टर सिस्टम अकाउंट के अंदर आते ही नहीं है गाइस, अकाउंट के अंदर आता है मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शन। क्लियर, तो ये वैसे आपका ट्रांजेक्शन का टाइप हो गया गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको ट्रांजेक्शन का मीनिंग भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको रीड कर सकते हो गाइस। मैं ज्यादा आपको थियोरेटिकल में घसीटूंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी पे लेके आता हूँ, आप टर्मिनोलॉजी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो ये अपना जो फर्स्ट चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। Guys, अब यहाँ पे आते हैं हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट लिखा हुआ है कैपिटल और ड्राइंग। ठीक है, कैपिटल का मीनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं फर्स्ट, और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैपिटल, द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड द कैपिटल। यानी कि जो बिजनेसमैन है जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, एट द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग बिजनेस, तो वो जितने भी पैसे इन्वेस्टमेंट करता है, जितना भी कैश इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए जितना भी उसने इन्वेस्टमेंट किया उसको हम बोलेंगे कैपिटल। और कैपिटल आपको अगर फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से हम कैपिटल फाइंड आउट करते हैं गाइस, ठीक है, ये इक्वेशंस है, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस। ठीक है, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स का मीनिंग मैं आपको आगे समझाता हूँ, लायबिलिटी का मीनिंग भी। ठीक है, फर्स्ट आपको क्या समझना है, कैपिटल। नेक्स्ट आएगा गाइस ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग क्या होता है, अगर हम इसको सिंपल से वर्ड में समझे तो ड्राइंग को हम बोलते हैं पर्सनल यूज। ठीक है, मतलब जो बिजनेसमैन है वो उसने क्या किया कि अपने बिजनेस में से कुछ पैसे निकाल लिए हैं फॉर द पर्सनल पर्पस यूज। ठीक है, उसका कोई भी ऑफिशियल या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे ड्राइंग अकाउंट। क्लियर, चलिए, तो ये हो गया ड्राइंग क्लास। नेक्स्ट आते हैं अभी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्या होते हैं बेसिकली, तो अगर डेटर्स को सिंपल से वर्ड में समझे क्लास, तो कस्टमर को हम डेटर्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कस्टमर जिसने क्या किया हुआ है, हमसे उधार में परचेस किया हुआ है। ठीक है, उधार में परचेस किया हुआ है उसको हम बोलेंगे डेटर्स, राइट। मतलब मैंने ऐसे पर्सन को उधार में सेल किया है, मैं सेल करूंगा तो सामने वाला पर्सन कस्टमर बनेगा, और सामने वाला पर्सन मेरे से खरीदेगा, परचेस करेगा, तो वो कस्टमर बनेगा, राइट ना। तो उसने उधार में परचेस किया हुआ है तो उसको मैं बोलूंगा डेटर्स। ठीक है, मतलब कस्टमर्स। और जो मनी में ट्रांजेक्शन्स ले लेता है गाइस, मतलब ऐसा कस्टमर जिसने क्या किया, परचेस तो किया लेकिन ऑन द स्पॉट उसने कैश पेमेंट किया, तो वो मेरे लिए डेटर्स नहीं बनेगा। उससे मुझे कैश रिसीव हो गया, मतलब मुझे मेरा कैश मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट आएगा क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स का मीनिंग सेम उसी तरीके से क्लास जैसे हम डेटर्स का मीनिंग समझते हैं। ठीक है, तो जो क्रेडिटर्स होता है इसका मीनिंग होता है कि ऑन क्रेडिट बेसिस पे उसने क्या किया, हमें सप्लाई किया हुआ है। ऑन क्रेडिट बेसिस पे एक पर्सन ने हमें सप्लाई किया हुआ है रॉ मटेरियल, तो वो सामने वाला पर्सन मेरे लिए सप्लायर है और उसने मुझे क्रेडिट पे दिया हुआ है, मतलब उधार पे दिया हुआ है, इसीलिए वो क्या बनेगा, क्रेडिटर्स, राइट। नेक्स्ट वन है गाइस बैड डेब्ट्स। ये बैड डेब्ट्स बेसिकली डेटर्स का कॉन्सेप्ट है। बैड डेब्ट्स का मीनिंग ये ऐसा होता है कि ऐसा अमाउंट जो हम रिकवर नहीं कर पाते कभी भी। ठीक है, मतलब ऐसे कस्टमर को मैंने सेल कर दिया, अब वो कस्टमर का मूड नहीं है अपने को पेमेंट करने का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स। ठीक है,
बैड डेब्स, डेब्स का मतलब होता है लोन, और बैड मतलब बैड लोन हुआ है अपना, ठीक है, हमने किसी को लोन दिया है लेकिन सामने वाला पर्सन अपने को रीपे करना नहीं चाहता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बैड डेब्स। क्लियर? मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि डीप में नहीं समझाऊंगा ये सब कॉन्सेप्ट, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए, इसीलिए आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका मीनिंग होता है गाइस, जैसे अभी मैंने आपको कैपिटल बताया, ठीक है, और एक्सपेंडिचर का मीनिंग होता है कि एक्सपेंसेस, खर्चा, ठीक है, हमने कितना अमाउंट स्पेंड किया हुआ है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा कि फिक्स एसेट्स पे होने वाले खर्चे को हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स एसेट्स पे, जैसे कि परचेस ऑफ मशीनरीज, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग्स, परचेस ऑफ कंप्यूटर्स, ये क्या है, एसेट्स है गाइस, ठीक है, तो इस पे होने वाले खर्चे को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन अभी हम सीख रहे हैं गाइस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बेसिकली? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जहां से आपको रेवेन्यू आता है गाइस, उस रेवेन्यू के लिए आपको क्या करना है, एक्सपेंडिचर करना है, मतलब खर्चे करने हैं आपको उस पे। तो जैसे कि अगर आप क्या कहते हो कि किसी वर्कर को अपने फैक्ट्री में ऐसा अपॉइंट करते हो फॉर द प्रोडक्शन पर्पज, तो वो प्रोडक्शन करके वो आपको जो प्रोडक्ट है वो आपको लाके देगा, और वो प्रोडक्ट क्या करोगे, आप मार्केट में सेल करोगे। तो जब आप मार्केट में सेल करोगे तो उससे आपको क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा गाइस, रेवेन्यू जनरेट होगा उससे, उससे आपका सेल्स इंक्रीज होगा। जब आपका रेवेन्यू वहां से जनरेट होगा, दैट इज में आपने उस रेवेन्यू में से क्या करोगे, फिर वेजेस दोगे वर्कर को। तो वेजेस क्या हो गया आपके लिए, एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन उस वर्कर ने क्या किया था, आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक सोर्सेस बनाया था गाइस, ठीक है। तो इसीलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आता है गाइस, रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, ठीक है। मतलब रेंट पेड मतलब कि मैंने क्या किया भाई कि जो प्लांट है, ठीक है, वो मैंने प्लांट हायर कर लिया, क्योंकि मेरे पास प्लांट नहीं है गाइस, तो इसलिए मैंने क्या किया, प्लांट को हायर कर लिया। प्लांट मतलब कि जहाँ पे मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है, कोई प्रोडक्शन करना है गाइस, ठीक है। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, वर्कर भी हायर कर लूंगा गाइस, ठीक है, ताकि वो मेरे लिए प्रोडक्शन करे। या तो वर्कर हायर करूंगा या तो मैं इम्प्लॉय हायर करूंगा, दोनों में हायर कर सकता हूँ गाइस, क्योंकि मुझे वर्कर चाहिए फॉर द प्रोडक्शन पर्पज, ठीक है, और मुझे चाहिए इम्प्लॉय, ताकि वो प्रॉपर तरीके से इसको एनालिसिस कर सके। इम्प्लॉय जो ऑफिस में वर्क करते हैं गाइस, और जो ये भी चेक करते हैं कि प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से हो या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोसेस है उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्लांट चाहिए गाइस, और वर्कर चाहिए, राइट। तो बेसिकली ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है आपके लिए, जहां से आपको इनकम या रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गाइस। तो जो डिफर्ड है इसका मीनिंग आप समझ जाओ कि हैवी होता है बेसिकली, ठीक है। हैवी मतलब कि लार्ज बल्क क्वांटिटी में आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो गाइस, याद रखिए। तो इसका मीनिंग क्या होगा, हैवी। तो आप हैवी में क्या करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो गाइस, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, कि ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे आप अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हो गाइस, राइट। तो यहाँ पे आप अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हो, दैट इज में आपने सपोज करो कि यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल में मैं आपको बता देता हूँ, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, देखिए, या एडवर्टाइजिंग, या हैवी लीगल एक्सपेंसेस गाइस। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे गिवन है। तो मतलब डिफरेंट का मतलब हो जाएगा गाइस हैवी, और रेवेन्यू मतलब इनकम, और एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आपने क्या किया कि हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट किया हुआ, मतलब जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उसमें आपने क्या किया, 3 इयर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है सपोज करो, ठीक है। या तो आपने क्या किया होगा कि 5 इयर्स के लिए एडवर्टीजमेंट किया होगा। तो ये जो आपका 3 और 5 इयर्स है गाइस, ये बहुत ज्यादा हो जाता है, इसके लिए आपको एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा, राइट। तो इससे क्या होगा कि आपका एक्सपेंडिचर एकदम हैवी हो जाएगा, राइट ना, क्योंकि आपने 3 साल या 5 साल के लिए किया हुआ है। तो जब तक आपका एडवर्टाइजमेंट चलता रहेगा, तब तक क्या होगा कि आपको इनकम आता रहेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सेल्स को जनरेट कर रहा है गाइस, राइट ना। किसको जनरेट कर रहा है, सेल्स को। तो इसीलिए आपको क्या होगा, इनकम भी आता रहेगा गाइस, याद रखिए। तो ये होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप कहीं पे भी पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट में समझ में आ जाएगा कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो 3 वर्ड में बेसिकली इसको डिवाइड किया गया है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि मीनिंग लिखा हुआ है, एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन द नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर इज कॉल्ड एज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट गाइस। तो यहाँ पे वही है कि जो आपने एडवर्टीजमेंट था वो 3 या 5 साल के लिए किया हुआ है,
इसीलिए क्या होगा कि आपका एडवर्टाइजमेंट आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा। आप एक साल भी करोगे तो भी वो रेवेन्यू जनरेट करके देगा, लेकिन उसको हम डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बोलेंगे, उसको फिर बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, राइट। आप क्या कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, सेल्स करने के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो उससे आपका इनकम जनरेट हो रहा है गाइस। सेम उसी तरीके से यहाँ पे सेकंड जो एग्जांपल था, लीगल एक्सपेंसेस, ठीक है, हैवी लीगल एक्सपेंसेस। आपकी कंपनी जो बेसिकली क्रिएटेड हुई है, ये आर्टिफिशियल है, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है ये, ठीक है, जिसको क्रिएटेड किया गया बाय एक्ट और लॉ। तो उसके लिए जितने भी आपको एक्ट एंड लॉ लगे हुए गाइस, तो उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना अपनी कंपनीज में, ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करना, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करना। तो इसके लिए क्या होता है कि लीगल एक्सपेंसेस लगते हैं गाइस, ठीक है, मतलब जिसमें आप क्या करते हो, किसी लॉयर को हायर करते हो गाइस, ठीक है, तो उसको आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो वो अगर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए उसको हायर करते हो तो आपको हैवी एक्सपेंडिचर पे करना पड़ता है, राइट। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन के आता है गाइस। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा गाइस, ठीक है। लेकिन इसको हम शो कहाँ करते हैं, शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंसेस है गाइस, तो एक्सपेंस कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ये सब कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे गाइस, तो ये सब को हम डीप में सीखने वाले हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उससे ज्यादा आपको नॉलेज होता जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन है गाइस यहाँ पे अभी कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट होता क्या गाइस, ये पहले देख लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड। हम्म। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिस्काउंट होता है वो बेसिकली सेलर के थ्रू अलाउ किया जाता है, ठीक है। और डिस्काउंट का मीनिंग होता है कि कंसेशंस और अलाउ गिवन बाय द सेलर टू परचेसर, मतलब कि जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसके अंदर कुछ कंसेशन मिल जाता है गाइस, राइट। तो टू टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग क्या है गाइस, ठीक है, इट इज अलाउ गिवन टू द कैटलॉग प्राइस और द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है। कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस मतलब कि जो प्रिंटेड प्राइस होता है guys, ठीक है, मतलब जो आपके प्रोडक्ट पे क्या होगा, प्रिंटेड होगा, उसको हम बोलते हैं कैटलॉग प्राइस या तो लिस्ट प्राइस, ठीक है। दिस डिस्काउंट इज अलाउ एट द टाइम ऑफ द परचेज सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है। जब हम परचेज और सेल करते हैं तब ये टाइप के डिस्काउंट को अलाउ मतलब अलाउ किया जाता है या अप्लाइड किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट को। देन इसके बाद वैल्यू ऑफ द गुड्स सॉरी, फिर इसके बाद गिवन है क्लास वैल्यू ऑफ द गुड्स सोल्ड परचेज रिकॉर्डेड इज अ नेट value payable, that is mean after the deductions of the amount trade discount is allowed. If goods of rupees 1000 are sold at 5% trade discount, the value of the goods that be recorded will be a 950, ठीक है। तो both by the purchaser and the seller are not paid rupees 1000, hence trade discount does not appear in the books of account separately, right guys। तो ये बेसिकली जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो सिर्फ ओरली होता है गाइस, इसको अगर हम बुक में लिख रहे हैं तो ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट को हम अकाउंट के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, लेकिन इसका जो कंडीशन या जो इसका डिस्काउंट है वो अप्लाइड होता है। किसी सेलर ने 1000 का गुड सेल किया है तो उसको 5% डिस्काउंट दिया, दैट इज मीन 50 रुपीज। तो अब वो जो 50 रुपीज है वो ना सेलर रिकॉर्ड करेगा ना बायर रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। अब वो नेट अमाउंट रिसीव रिकॉर्ड होगा, यानी कि 1000 से 50 रुपीज माइनस हो जाएगा तो 950 सिर्फ रिकॉर्ड होगा, क्लियर। तो उसको हम बोल सकते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट एज यू नो गाइस कि कैश डिस्काउंट का सिंपल सा फंडा होता है कि जब तक आप कैश डिस्काउंट मतलब कैश में ट्रांजेक्शन नहीं करोगे तब तक आपको कैश डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। मतलब आपको क्या करना होता है कि जब आपको कैश में ट्रांजेक्शन करना होता है, यानी कि एट द टाइम ऑफ बाय एंड सेलिंग आपको मनी एक्सचेंज करना पड़ जाएगा, तब जाके क्या होगा, आपका कैश डिस्काउंट होगा गाइस, क्लियर। ओके, देन इसके बाद आएगा गाइस सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसमें, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास क्या एसेट्स ज्यादा है गाइस, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट एज कम्पेयर टू लाइबिलिटीज। मतलब एसेट्स मतलब जिसके पास उसके पास कैश बैलेंस ज्यादा है, ठीक है, बैंक बैलेंस ज्यादा है। इसके पास एसेट्स मतलब कि फर्नीचर मशीनरी डेटा स्टॉक ये सब क्या है ज्यादा है क्लास, ठीक है। इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। मतलब कि वो लाइबल है, इतना कैपेबल है कि वो अपनी लाइबिलिटीज पे कर सकता है, अपना उधार पे कर सकता है गाइस, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट पर्सन। याद रखिए सॉल्वेंट हम किसको बोलेंगे, जिसकी एसेट से ज्यादा है क्लास लाइबिलिटीज है।
और वो इतना एबल है कि वो अपना लोन या तो डेप्ट, डेप्ट का मतलब ही लोन होता है गाइस, ठीक है, डेप्ट का मीनिंग क्या होगा, लोन, वो अपना पे कर सकता है, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। नेक्स्ट वन आता है क्लास इंसॉल्वेंट, इसका अपोजिट है गाइस, ठीक है, अभी जो मैंने ये इक्वेशंस लिखा ना, इसका अपोजिट है। अभी ये गाइस यहाँ पे क्या आएगा, इंसॉल्वेंट का मीनिंग क्या होगा, कि इसमें क्या होगा कि एसेट्स जो है ना वो लेस देन हो जाएगा क्लास, लेस देन लायबिलिटीज। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट, ठीक है, याद रखिए, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट गाइस, मतलब ऐसा पर्सन जिसके पास उधार ज्यादा है, बॉरोड मनी ज्यादा है, लोन ज्यादा है, लेकिन उसको उसके पास पैसे नहीं है कि उसको रीपे कर सके, तो उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट पर्सन, ठीक है। ओके, तो क्लास ये हो गया। नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग ईयर। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको अकाउंटिंग ईयर पहले भी बता दिया है कि अगर आप कैलेंडर ईयर देखोगे गाइस तो 1 जन से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर पे एंड होता है। लेकिन जब हम अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से एंड उसका एंड होता है 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। तो गाइस ये बेसिकली बैलेंस शीट के लिए यूज करते हैं या अकाउंट के लिए यूज करते हैं या फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम यूज करते हैं गाइस, ठीक है। ओके, तो ये आपको अकाउंटिंग है, बस इतना है आपको याद रखना है, माइंड में रखना है, बाकी कुछ नहीं है गाइस। अभी आते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ सॉरी ट्रेडिंग कंसर्न और नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न मतलब ऐसी कंपनी जो सिर्फ अर्निंग करती है अपनी प्रॉफिट को, ठीक है, मतलब उनका पहला जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अर्न प्रॉफिट, ठीक है। और जो नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है गाइस, इनका सिर्फ बेसिक पर्पस क्या आता है, टू प्रोवाइड द सर्विस टू द सोसाइटी, ठीक है, टू प्रोवाइड द सर्विस टू द सोसाइटीज, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। यानी कि आपने ऐसे बहुत सारे एनजीओ देखे होंगे गाइस, ठीक है, आपको एनजीओ मालूम होगा, ठीक है, एनजीओ के जो पर्सन होते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली कैसे होते हैं कि उनको सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना है, ठीक है, उनको प्रॉफिट मोटिव से कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे क्लास, या ऐसी कंपनी को हम क्या बोलेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ठीक है। और ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं टाटा, ठीक है, फिर अडानी, और भी है गाइस जैसे कि रिलायंस, ठीक है, फिर और भी आप जितने भी प्राइवेट कंपनी देखते हो सब क्या है आपके लिए, प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न है गाइस, ठीक है, सब क्या ट्रेडिंग कंसर्न है। और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जिसमें एनजीओ आता है गाइस। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कूल, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है, तो ये सब गाइस क्या है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, ये सिर्फ सर्विस सॉरी सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करती है। ओके, देन गाइस अब नेक्स्ट वन आते हैं हम लोग गुडविल। तो गुडविल बेसिकली मैं आपको बात कर रहा था कि गुडविल का मीनिंग क्या होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और गुडविल क्या होता है, इंटेंजिबल होता है गाइस, ठीक है। इसको अगर हम सिंपल से वर्ड में समझे तो गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, ठीक है, रेपुटेशन, रेपुटेशन मतलब कि किसी भी कंपनी का कोई रेपुटेशन क्लास, उसको हम बोलते हैं गुडविल। तो रेपुटेशन बेसिकली क्लास किसी कंपनी का जब रेपुटेशन होता है तो उसका एक मनी वैल्यू हो जाता है, क्योंकि कंपनी का या किसी फर्म का एक मार्केट में मनी वैल्यू होता है, ठीक है, उसका अगर हम नाम भी यूज करेंगे तो भी उसको आपको पेमेंट करना पड़ जाएगा, क्लियर। तो बेसिकली ये किस फॉर्मेट में होता है, इंटेंजिबल फॉर्मेट में होता है गाइस, याद रखिए, ये किस फॉर्मेट में होता है, इंटेंजिबल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो गुडविल है बेसिकली उसका मीनिंग क्या होगा, कि तो गुडविल का मीनिंग है यहाँ पे कि गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो अगर ये गुडविल है इनटेंजिबल बेसिकली, तो इससे क्या होता है कि कंपनी का मनी वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम एसेट्स के नाम से भी जानते हैं गाइस, ठीक है, याद रखिए, ये क्या होगा आपके लिए एसेट्स, क्योंकि ये मनी वैल्यू है गाइस। जब कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी का मनी वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो उसको हम एसेट्स के नाम से जानते हैं गाइस, ठीक है। इसके बाद आपको गिवन है यहाँ पे देख सकते हो, सेकंड जो पॉइंट है कि गुडविल इज इंटेंजिबल, ठीक है, गुडविल इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मीनिंग होता है विच वी कैन फील ओनली, ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते गाइस, तो उसको हम बोलते हैं गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो गुडविल को हम देख नहीं सकते, कोई रेपुटेशन अपना देख नहीं सकता, सिर्फ फील कर सकता है, छू सकता है गाइस, राइट। नेक्स्ट कंसर्न है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस। एज यू नो गाइस कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, ठीक है, हमने अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, और उस पर हमें प्रॉफिट आ रहा है, मतलब कि हमने 100 रुपीज किसी को इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कहीं पे, और 100 से हमें 150 रिसीव हो रहा है, तो दैट्स 50 रुपीज आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो वेन द यहाँ पे लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस के बेसिस पे, ठीक है। तो जैसे आपका बेसिक फॉर्मूला था प्रॉफिट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू
कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए गाइस, ठीक है, और सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए। मतलब कि मैंने 50 रुपीज में कोई प्रोडक्ट बनाया हुआ है और उसको मार्केट में मैं 70 रुपीज में 70 रुपया में सेल कर रहा हूँ, तो मुझे 20 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट होगा गाइस, ठीक है। तो उसको मैं बोलूंगा प्रॉफिट। एंड लॉस का कॉन्सेप्ट उसका अपोजिट होगा गाइस, यानी कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, इसीलिए मुझे क्या होगा, लॉस होगा गाइस, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आते हैं गाइस इनकम और एक्सपेंस पे, सॉरी इनकम और रेवेन्यू दिया हुआ है यहाँ पे। तो इनकम क्या है, इट इज अ रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द, सॉरी इट इज द अमाउंट रिसीवेबल और रिलीज फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर एंड अर्निंग फ्रॉम द इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम, सॉरी कमीशन एसेट्रा, ठीक है। तो इसका मीनिंग है गाइस कि मैंने मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, समझो कि मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 1000 रुपीज, एक स्मॉल एग्जांपल ले रहे गाइस। तो यहाँ पे मैंने कंपनी में किसी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 1000 रुपीज, ठीक है, और वो कंपनी मुझे क्या कर रही है कि इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं फॉर द सेविंग अकाउंट करके, तो हमें क्या मिलता है उसमें ना, इंटरेस्ट मिलता है गाइस, ठीक है। तो इंटरेस्ट मुझे मिल गया, सपोज करो कि 50 रुपीज, ठीक है, 1000 पर इतना ही होगा, तो मैं 50 रुपीज क्या होगा, इनकम, राइट। तो जो मैंने इंटरेस्ट रिसीव किया ना, वो मेरे लिए क्या हो गया, इनकम, क्योंकि 1000 रुपीज तो मैंने खुद अपने जेब से डाला था, राइट गाइस। तो इसीलिए हम इंटरेस्ट को कंसिडर करते हैं इनकम, या तो हमने किसी का काम करने के लिए हमने कमीशन चार्ज किया हुआ है, तो अपने लिए क्या हो जाएगा, इनकम, ठीक है। या तो मैंने शेयर्स मार्केट में शेयर्स परचेस किया था, तो उस पर मुझे डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो भी मेरे लिए क्या होगा, इनकम। डिविडेंड ऑलमोस्ट हम समझ सकते हैं इंटरेस्ट टाइप में, क्योंकि डिविडेंड को हम इंटरेस्ट ही समझते हैं, हमने कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उस अमाउंट पे हमें कितना परसेंट से प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। रेवेन्यू गाइस, रेवेन्यू का मीनिंग यहाँ पे हमने ऊपर भी देखा था। तो रेवेन्यू का मतलब होता है इट इज इनकम दैट द बिजनेस हैज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी यूजुअली फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द कस्टमर्स। रेवेन्यू क्या होगा गाइस, कि नॉर्मली यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसके बेसिस पे ही होगा, ठीक है। मतलब क्या, कि मैंने सिर्फ सेल्स किया हुआ है गुड्स को और सर्विस दिया हुआ है कस्टमर को, उसके बेस पे मुझे अर्निंग हो रही है, तो उस अर्निंग पार्ट को मैं क्या समझ सकता हूँ, इनकम। क्लियर। चलिए, तो अब नेक्स्ट वन आते हैं यहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर, ठीक है। तो एसेट्स से बेसिकली क्या होता है गाइस, कि फिजिकल थिंग्स है किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है, जो ओनर लेके आता है और उसका एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसको हम एसेट्स बोलते हैं। यानी कि कोई फिजिकल है, फिजिकल पार्ट है बिजनेस में, जो हम ओनर लेके आता है और उसका मार्केट में वैल्यू है। जैसे कि फर्नीचर लेके आया तो फर्नीचर का मार्केट में वैल्यू है, मशीनरी लेके आया मशीनरी की भी वैल्यू है गाइस, ठीक है। लैंड लेके आया तो लैंड की भी वैल्यू है गाइस, ठीक है। और गुडविल लेके आया तो गुडविल भी, पैटर्न, कंप्यूटर, तो ये सब क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस है गाइस, ठीक है। तो इसीलिए ये सब क्या हो जाते हैं, आपके एसेट्स हो जाते हैं, क्योंकि ये फिजिकल एग्जिस्टेंस में है, राइट। समझा क्लास। तो ये होता है आपका गुडविल, याद रखिए। तो ये हो गया आपके लिए एसेट्स, ठीक है। आपका भले इसमें टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट्स, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ एसेट्स देखते हैं गाइस, तो कितने टाइप के एसेट्स होते हैं। तो टोटल यहाँ पे 3 टाइप के एसेट्स होते हैं। एक होता है आपका फिक्स एसेट, दूसरा होता है आपका करंट एसेट्स, एंड जो तीसरा होता है वो होता है फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। मैं आपको सिंपल से वर्ड में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फिक्स एसेट्स क्या होता है, ठीक है। फिक्स एसेट्स दैट इज मीन्स दैट एसेट्स विच इज एग्जिस्ट इन द बिजनेस मोर देन 3 years, ठीक है, मोर देन 3 years, और वी सेड कि 5 years तक बिजनेस में अगर है तो उसको हम बोलेंगे फिक्स एसेट्स। मतलब ऐसा एसेट जो कंपनी में 3 या 5 साल तक होता है या एग्जिस्ट करता है क्लास, ठीक है। जैसे कि लैंड कम से कम 3 से 5 साल तक चल सकता है, मैं कम से कम बोल रहा हूँ क्लास, उससे ज्यादा ही चल सकता है। या तो मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, ये सब चीज होती है गाइस जो कंपनी में कम से कम 3 से 5 साल तक होती है। करंट तक की बात करेंगे गाइस, तो ये होता है लेस देन और इक्वल, ठीक है, लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल 1 year। तो ऐसे पार्ट को हम बोल सकते हैं क्लास करंट एसेट्स, ठीक है, जो एक साल से कम भी हो सकता है या तो 1 साल तक भी हो सकता है। तो ऐसे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स, ठीक है। तो जैसे फिक्स एसेट्स में यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, ये सब क्या है आपके लिए फिक्स एसेट्स है। क्यों,
क्योंकि ये 3 से 4 साल या उससे ज्यादा भी चल सकता है गाइस, ठीक है। और करंट एसेट्स में जैसे कि आपके डेटर्स, डेटर्स का मीनिंग होता है कस्टमर, ठीक है। बिल रिसीवेबल, ऐसा बिल जिसका अमाउंट आपको आना बाकी है अभी। कैश इन हैंड, ठीक है, कैश एट बैंक। स्टॉक, ये सब के आपके लेस देन 1 ईयर या 1 साल के लिए बिजनेस में एग्जिस्टेंस करते ही है। नेक्स्ट आता है गाइस फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स का मीनिंग क्या होता है कि ये बेसिकली इसको हम कंसिडर करते हैं कि किसी एसेट्स पे होने वाले खर्चे को, ठीक है। सिंपल से वर्ड में हम इसको समझ सकते हैं गाइस, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स का मीनिंग क्या होगा कि एसेट्स पे एक्सपेंस, ठीक है। क्या आएगा? एसेट्स पे एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस ऑन एसेट्स। तो ये सिंपल से वर्ड में बता देता हूँ गाइस, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, क्या है बेसिकली। अभी तो आपको इसको 12th में कोई यूज नहीं है इसका, और सॉरी 11th में कोई यूज नहीं है, लेकिन आप जब एडवांस यानी कि डिग्री कॉलेज में जाओगे तो आपको फिक्टिशियस एसेट्स जैसे कॉन्सेप्ट आते ही है। ये किसी भी एसेट्स पे होने वाले एक्सपेंस को हम बोलेंगे क्लास फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। ये मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंस लाइक एन एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर द 4 years, ठीक है। तो आपका क्या होगा? फिक्टिशियस एसेट्स। सेम उसी तरीके से गाइस, तो यहाँ पे आपका एक्सपेंसेस भी होगा, सॉरी लाइबिलिटीज भी होगा, ठीक है। लाइबिलिटीज में आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 टाइप की लाइबिलिटीज होती है। तो लाइबिलिटी का बेसिक मीनिंग क्या होगा गाइस, ठीक है। लाइबिलिटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि बोरोड मनी, इन सिंपल वर्ड क्या होगा? बोरोड मनी, ठीक है। हमने क्या किया, किसी से लोन ले लिया गाइस, तो हो गया लाइबिलिटीज, ठीक है। हमने किसी से बैंक ओवर मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये भी क्या हो गया आपका? बोरोड मनी। क्रेडिटर्स बोरोड मनी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब बाकी पेमेंट, ठीक है। हमने पेमेंट किसी का लिया हुआ है और उसको पेमेंट करना बाकी है, रीपे करना बाकी है, इसलिए हम उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गाइस, याद रखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके लाइबिलिटीज गाइस। अब आएंगे हम टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी पे। तो इसमें यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दो दिया हुआ है, बेसिक 2 टाइप्स की लाइबिलिटीज दी गई है। अगर मैं बात करूँ तो 3 टाइप की लाइबिलिटीज होती है गाइस, तो तीसरा टाइप मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो फिक्स लाइबिलिटीज, ठीक है। फिक्स लाइबिलिटीज में आपका आएगा क्लास कैपिटल, सिक्योर लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। बैंक और बैंक फ्रॉम सॉरी बैंक एंड फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। मतलब हमने लोन लिया हुआ है बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो क्या हो जाएगा? फिक्स लायबिलिटी हो जाएगी गाइस, ठीक है। मतलब ऐसी लायबिलिटी जो आपके पास 3 या 5 साल के लिए है, ठीक है। हमने बैंक से लोन लिया कम से कम 3 साल के लिए या 4 5 साल के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स लायबिलिटी बोलेंगे क्लास। करंट लायबिलिटी सेम हो जाएगा गाइस, कि ऐसी लायबिलिटी जो अपने पास लेस देन 1 ईयर है और या तो 1 साल तक ही है, उसको हम बोलेंगे करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो जिसके अंदर आपका क्रेडिटर्स या तो बिल्स पेबल आएगा गाइस, मतलब ये शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होता है। करंट लायबिलिटी को हम शॉर्ट टर्म पर्पस, करंट को जो करंट वर्ड है ना गाइस, उसको हम शॉर्ट टर्म समझते हैं, फिक्स को हम लॉन्ग टर्म समझते हैं। क्लियर? चलिए अभी मैं आपको तीसरा टाइप जो है ना वो लायबिलिटी का वो बता देता हूँ। तीसरा टाइप है यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटीज। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है क्लास? अनसर्टेनिटी, ठीक है। अनसर्टेनिटी के बेस पे होता है, मतलब फिक्स नहीं होता कि आपको लायबिलिटी होगा कि नहीं होगा, आपका एक्सपेंस होगा कि नहीं होगा, ये फिक्स नहीं, ये अचानक हो जाता है सडनली, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। मतलब ये सर्टन इवेंट पे ही होता है, लेकिन ये डिपेंड है या नहीं डिपेंड है वो मतलब जो इवेंट है उस पर डिपेंड होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि वर्कर ने क्या किया हुआ है कि स्ट्राइक कर दिया, ठीक है। वर्कर मेक अ क्लेम फॉर कंपनसेशन, तो एम्प्लॉय या वर्कर है, ठीक है, वो क्या है बेसिकली बिजनेस में है, ठीक है, वो काम कर रहे हैं और वो क्या हो गया सडनली स्ट्राइक कर दिया फर्म में, क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि उनको बोनस नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ रीजन से उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, तो अब वो जो स्ट्राइक है वो कोर्ट तक चले जाएगा, वो कोर्ट क्या फिर कोर्ट में चले जाएगा, तो कोर्ट क्या बोलेगा कि अगर वर्कर लोग ने उस केस को जीत लिया तो फिर कंपनी को उसको पेमेंट करना पड़ेगा वर्कर्स को, राइट। तो ये कंपनी को मालूम नहीं था कि ये होने वाला है, अगर कंपनी को मालूम होता तो ये फिर कंटीजेंट लायबिलिटी क्रिएट नहीं होता, ठीक है। तो अब जो कंपनी है वो क्या करेगा कि वर्कर को पेमेंट करेगा जितना वर्कर ने डिमांड किया हुआ है, जितने का केस किया हुआ है गाइस, क्लियर। तो इसीलिए कंटीजेंट लायबिलिटी यहाँ पे क्रिएट होती है, मतलब ये अनसर्टेनिटी लायबिलिटी गाइस, ऐसी लायबिलिटी जिसका कोई पता नहीं है, इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कंटीजेंट लायबिलिटीज गाइस, क्लियर। ओके, तो ये हो गया कंटीजेंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट वन आते हैं अभी
अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वर्सन एंड प्रिंसिपल्स गाइस, ठीक है। तो ये नहीं सीखना है इतना हमें, आपको अगर रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो, लेकिन इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है बस इतने ही मैं आपको क्लियर करूंगा। जैसे अभी यहाँ पे पॉइंट है गाइस 1.9 पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग गाइस, इसको सिंपल फॉर्म में अकाउंटिंग सॉरी इंटरनेशनल अकाउंटिंग अब बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या बेसिकली। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बनाया गया है ICAI के थ्रू, ठीक है। जैसे आपको मालूम है ICAI ये बेसिकली CA के लिए यूज होता है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म है IFRS, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में आता है गाइस, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है बेसिकली, या तो ऐसा लिखा होगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, और यहाँ पे डैश कर दिया होगा स्टैंडर्ड पे, या तो ऐसा होगा कि इंटरनेशनल फाइनेंशिंग स्टैंडर्ड बीच में डैश कर दिया होगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है गाइस, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आएगा। अब इसका मीनिंग क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आर इशू बाय द अकाउंट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB, ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। IFRS is a set of relations, sorry, international accounting standard starting how particular types of transactions are other events should be reported in the financial statement, ठीक है। IFSR are issued to develop accounting standard that would be acceptable worldwide and prove financial reporting internationally, ठीक है। तो गाइस, तो ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो बेसिकली उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया हुआ है IFRS करके। तो अगर आप इंटरनेशनल बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स करते हो तो आप किस तरीके से अपने अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हो, उसका रिपोर्ट किस तरीके से बना सकते हो, तो ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, ठीक है। आपको इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है गाइस, इसकी जो पॉलिसीज है वो आपको फॉलो अप करनी पड़ जाएगी, तब जाके आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाइड किया जाएगा, ऐसा वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनेशनल का। नेक्स्ट वन आते हैं गाइस अपने इंडिया का। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, तो जैसे मैं बता था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया बेसिकली इसको इशू किया गया ICAI के थ्रू, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ICAI बोलते हैं गाइस, ठीक है। और बेसिकली ICAI ने भी क्या किया हुआ है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया हुआ है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव निकल के आएगा गाइस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑन 21 अप्रैल 1977 को रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है, अपने इंडिया में। और बेसिकली ये फॉर्मुलेट करने का मीनिंग ये था कि जो इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं गाइस उसको प्रॉपर तरीके से फॉर्मुलेट करना और हर एक कंपनी के थ्रू उसको फॉलो अप करना। लेकिन इसके जो पार्ट है गाइस, बहुत सारे पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि IFSR के थ्रू भी लिया हुआ है, यानी कि इसको अंडरस्टैंड करके इसके बेस पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया फॉर द इंडिया, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या पार्ट है गाइस, तो वो हम देखेंगे। जैसे कि आप कोई न्यू सिलेबस स्टार्ट करते हो या कोई नया चैप्टर्स पढ़ते हो या सिलेबस स्टार्ट करते हो गाइस, तो पहले हम उसके इंट्रोडक्शंस को पढ़ते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हो हम बुक कीपिंग स्टार्ट किए, तो फर्स्ट वन हम क्या कर रहे हैं, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को सीख रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है गाइस, फर्स्ट वन AS1, मतलब कि एस का फुल फॉर्म होगा यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, याद रखिए क्या फुल फॉर्म होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। इसमें लिखा हुआ है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है गाइज उसको बेसिकली क्या किया गया यहाँ पे डिस्क्लोज किया गया। जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सीखोगे या अकाउंट को सीखोगे गाइज, तो फर्स्ट वन इसकी जो पॉलिसीज है वो आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग टू बी न स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो इन द प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नॉर्मली बी डिस्क्लोज इन द वन प्लेस, ठीक है। तो बस सिंपल सा मीनिंग समझना है गाइस कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी है, देखिए वो AS1 के अंदर आएगा, क्योंकि इसको फर्स्ट पार्ट पे ही रखा हुआ है। सेकंड पार्ट पे गाइस वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का बेसिकली मीन होता है स्टॉक, स्टॉक मतलब कि कंपनी पर कितने स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है। तो वो बेसिकली होता है स्टॉक गाइस, याद रखिए इन्वेंट्री का मीनिंग क्या होगा, स्टॉक। तो कंपनी का वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक यहाँ पे लिखना पड़ेगा AS2 के अंदर, यानी कि जब कंपनी अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी स्टॉक पे तो उसको AS2 के ऊपर रिपोर्ट बनाना है गाइस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इन्वेंटरी जनरल शुड बी वैल्यू एट लोअर ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड द नेट रियलाइजेबल कॉस्ट,
ठीक है। कभी भी जब हम स्टॉक की वैल्यू को कंसिडर करते हैं गाइस, तो हमेशा लोवेस्ट वैल्यू पे कंसिडर करते हैं। तो ये जो लोवेस्ट वैल्यूज है ये बेसिकली प्रोवाइड होता है, ठीक है, अकाउंटिंग के थ्रू, एएसबी के थ्रू, ठीक है। तो वो स्टॉक को आपको फॉलो करना है, उसका प्राइस कितना है और आपका प्राइस कितना है, तो दोनों में से जिसका सबसे लोवेस्ट रहेगा उसको सिर्फ हम कंसिडर करेंगे। बस आपको इतना याद रखना है गाइस कि ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में बनेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ये। AS1, AS2, AS3, ठीक है। AS3 क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो मतलब कि कंपनी के अंदर कितने पैसे आ रहे हैं और कंपनी के कितने पैसे जा रहे हैं, यानी कि बिजनेस के अंदर कैश इनफ्लो कितना होगा। इनफ्लो मतलब आना, ठीक है। और गाइस सेकेंड होता है कि कैश आउटफ्लो कितना होगा, मतलब कि जाना कंपनी से। तो बेसिकली कंपनी जब इन्वेस्टमेंट करती है या कहीं पे प्रोडक्शन करती है तो उसका पैसा जाता है, ठीक है, कुछ परचेस करती है तो कैश आउटफ्लो होता है। और इनफ्लो मतलब कि जब वो सेल्स करती है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करती है तो इनफ्लो होता है गाइस, राइट। तो कंपनी कितना इनफ्लो कर रही है, कंपनी कितना आउटफ्लो कर रही है, वो AS3 के अकॉर्डिंग कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आएगा गाइस डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग, ठीक है। डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग AS6 के अंडर आता है। इसका मीनिंग होता है गाइस रेड्यूसिंग द मनी वैल्यू, याद रखना, ये चैप्टर नंबर 6 है आपका, रिड्यूसिंग द मनी वैल्यू ऑफ एनी फिक्स एसेट्स। ये किसी फिक्स एसेट्स के ऊपर लगता है क्लास डेप्रिसिएशन। याद रखिए ये डेप्रिसिएशन का मीनिंग है, अगर हम एग्जैक्ट देखेंगे तो ये मीनिंग होता है रिड्यूसिंग द मनी वैल्यू ऑफ एनी फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग गाइस, इसके अंदर दो मेथड होते हैं जो कि हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर सीखने वाले हैं, सॉरी चैप्टर नंबर 7 के अंदर। AS8 गाइस ये बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, यानी कि कंपनी को क्या नीड है, कितना रिसर्च करने की नीड है, कितना डेवलपमेंट करने की नीड है, तो उसके बारे में वो यहाँ पे रिपोर्ट बनाएगी गाइस AS8 के अंदर। जब कंपनी का डॉक्यूमेंट रीड करोगे तो उसके अंदर अकाउंटिंग के भी पॉलिसीज इन्वॉल्वमेंट होते हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे ही सब कुछ बनता है। कंपनी का गुडविल कितना है ये कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। देन इसके बाद आएगा AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मतलब कि जो एंटरप्राइज है गाइस वो बेसिकली क्या करता है कि अपनी कंपनी का रेवेन्यू रिकॉग्निशन करता है। कंपनी का रिकॉग्निशन रेवेन्यू रिकॉग्निशन करने का मीनिंग ये होता है कि कंपनी को कहाँ कहाँ से पैसे जनरेट हो सकते हैं, इनकम कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, ठीक है। नेक्स्ट आएगा गाइस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिक्स एसेट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 फॉर फिक्स एसेट्स। तो कंपनी के पास कितने फिक्स एसेट्स है तो उसको कहाँ पे मेंशन करना, AS10 के अंदर, ठीक है। फिर आता है AS12 गाइस। तो AS12 मतलब कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या है उसके ऊपर कंपनी क्या, मतलब यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं, बेसिकली आप समझ जाओगे कि गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन देयर इज एन एश्योरेंस दैट एंटरप्राइज विल कंप्लाई द कंडीशन अटैच टू देम, ठीक है। मतलब कि जो कंपनी का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और कंडीशन है वो गवर्नमेंट के कंडीशन से अटैच होना चाहिए, तो ये AS12 है। AS13 में गाइस की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया हुआ है कि करंट इन्वेस्टमेंट कितना है, फिक्स इन्वेस्टमेंट कितना है, मतलब लॉन्ग टर्म, तो ये सब आपको AS13 के अंदर रिपोर्ट करना है। और जो टैक्स ऑन इनकम होता है गाइस कंपनी का वो AS22 में आएगा, क्लियर। तो ये जितने भी AS है गाइस ये आपको याद रखना है क्योंकि ये सब आपके ऑब्जेक्टिव्स में बनेगी, ठीक है। जब आप ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन देखोगे गाइस तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि AS3 क्या है, AS10 क्या है, AS6 क्या है, AS2 क्या है। तो आपको जो हेडिंग है ऊपर के बस उतने याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि अकाउंटिंग टू अकॉर्डिंग टू दैट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट, अभी इधर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसका मीनिंग कि AS3 के अंदर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट गाइस। तो इसलिए इसका आंसर होगा AS3, ठीक है। तो ये बेसिकली फर्स्ट चैप्टर था गाइस। फर्स्ट चैप्टर के बस इतने इंट्रो पार्ट है। इंट्रो पार्ट आपको बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी जो था वो सीखना है, समझना है, और AS को बस बाहर करके रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर अपना यहाँ पे कंप्लीट होगा गाइस। और जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है गाइस वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मेरे मिल जाएंगे। मेरा जो ऑफिशियल वेबसाइट है गाइस उसमें मैं आपके पूरे सिलेबस का जो सोल्यूशन उसको अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। आप इकोनॉमिक के भी देख सकते हो। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मेरा mukundeducare.com है, ठीक है। इस पे आप विजिट करके आप अपने सिलेबस के आंसर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे है गाइस वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पे। और गाइस ये आज के लेक्चर में बस इतने ही है। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि डबल एंट्री सिस्टम का बेस है और लुका दे बार्गो पेसियोली
यहाँ पे बेसिकली इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम्स को इन्वेंट किया था। ठीक है, तो बार्गो लुका दे बार्गो पैसियोली के बारे में हमने पहले से समझ लिया है गाइस, तो इसीलिए अब हम इतना इसके बारे में नहीं समझेंगे। अब सीधा हम इसके जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट यानी कि जो आपको सीखना इंपॉर्टेंट है, उससे हम सीधा इसका वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।